साथियों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आपको विदित है, हम पहली क्लास में हमने बातचीत की थी कि राजस्थान एसआई की वैकेंसी जो अभी कुछ ही महीनों में अनाउंसमेंट होने वाली है, तो उसमें जो अहम रोल हिंदी का होता है साथियों, उसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि ये हमारी जो क्लास रहेगी ये केवल राजस्थान एसआई के हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी साथियों, और इसमें जैसा भी जो सिलेबस में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। और चूंकि आपको सभी को पता है कि संपूर्ण हिंदी जो इसमें एसआई के अंदर रहती है, तो साथियों देखिए, आपको सबसे पहले तो हम ये सभी जानते हैं कि हिंदी जो है वह एक लैंग्वेज का काम करती है। हिंदी क्या है? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज का सामान्य हम बात करें तो एक भाषा के रूप में अपन जान सकते हैं। देखिए, भाषा शब्द जब आता है तो हमारे मन में ये बातें आती हैं कि भाषा ये किस रूप में है, भाषा शब्द आया कहां से, भाषा शब्द की उत्पत्ति क्या है, और भाषा किस रूप में अलग अलग रूपों में बटी हुई है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि भाषा शब्द जो है साथियों, भाषा शब्द है वह भास धातु से बना है। भाषा शब्द भास धातु से बना है साथियों। अब धातु की बात आती है तो साथियों, धातु शब्द संस्कृत का है, अतः हम कह सकते हैं कि ये भाष शब्द जो है ये संस्कृत भाषा से निकला हुआ शब्द है। और जिसका जो अर्थ है साथियों, भास का जो अर्थ है वह साथियों है विचार। भास का अर्थ क्या है साथियों? विचार है। अब विचार कह सकते हैं कि हमारे मन में जो भी फ्रीक्वेंसी चलती है, हमारे मन में जो भी कल्पनाएं रहती हैं, हमारे मन में जो भी तरंग रहती है, उमंग रहती है, वह विचार में के रूप में रहती है साथियों। और विचारों का जो समूह होता है साथियों, जिसको हम किसी भाषा के माध्यम से, किसी वक्तव्य के माध्यम से जब हम किसी के सामने पेश करते हैं, या यूं कहें कि किसी के सामने अपने विचारों को रखते हैं, तो उसका जो स्वरूप होता है साथियों वह भाषा होता है। वह क्या होता है साथियों? भाषा होता है। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमने जाना कि विचार यानी विचार जो शब्द है ये किस शब्द का अर्थ प्रकट कर रहा है? भाष शब्द का अर्थ प्रकट करता है। यानी विचार का मतलब क्या है? भास है, और भास का शाब्दिक सामान्य अर्थ अपन बात करें तो विचार ही है साथियों। अब सीधी सी बात यह है कि विचारों का जो आदान प्रदान है साथियों, विचारों का आदान प्रदान, विचारों का जब आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान जो होता है साथियों, उसे हम अपनी भाषा में या अपने रूप में हम क्या कहेंगे? उसको भाषा कहेंगे। यानी विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है साथियों? भाषा कहलाता है। अब बात आती है साथियों कि भाषा विचारों का आदान प्रदान है, लेकिन विचार जो है साथियों, इसकी सूक्ष्म इकाई क्या है? विचार की सूक्ष्म इकाई क्या है? विचार किस रूप में होते हैं? तो ध्यान दीजिए साथियों, विचार अध्वन्यात्मक होते हैं। विचार क्या होते हैं साथियों? अध्वन्यात्मक होते हैं, अर्थात इनकी कोई ध्वनि नहीं होती। ये कह सकते हैं कि विचार अश्रवणात्मक भी होते हैं, केवल महसूस किए जाते हैं। साथ ही जैसे आपके मन में जो विचार चल रहा है वो आपके पास बैठे हुए व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा साथियों, अतः हम कह सकते हैं विचार क्या है? अध्वन्यात्मक होते हैं। अब बात करेंगे साथियों कि विचार जो होते हैं अध्वन्यात्मक होते हैं, और विचारों उस बात इतनी आती कि अध्वन्यात्मक क्या है, अध्वन्यात्मक किसकी सूक्ष्म इकाई है? तो ध्यान रखना साथियों, ये अध्वन्यात्मक जो सूक्ष्म इकाई है वह मन की है साथियों। क्योंकि आपके मन के अंदर जो भी विचार रहता है वह एक विचार की फ्रीक्वेंसी के रूप में रहता है, और वह किस रूप में रहता है? अध्वन्यात्मक के रूप में रहता है साथियों। अब बात करें अपन कि जो विचारों का आदान प्रदान जो है वो भाषा कहलाती है, और भाषा की सूक्ष्म इकाई क्या है? देखिए साथियों, मैं आपके साथ जो बातचीत कर रहा हूं
उसका माध्यम भाषा ही तो है, उसका माध्यम जो है भाषा है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाषा को किस माध्यम से पता चलता है, भाषा को किस माध्यम से हम प्रकट करते हैं, तो अपन बात कर सकते हैं कि भाषा की जो सूक्ष्म इकाई है या भाषा को दूसरी व्यक्ति तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है साथियों, जिसको हम सामान्य व्याकरणिक रूप में सूक्ष्म इकाई के रूप में भी नाम दे सकते हैं, तो भाषा की सूक्ष्म इकाई होती है ना साथियों, वह ध्वनि होती है। क्योंकि बिना ध्वनि के आप दूसरे के विचारों को, दूसरे की भाषा को नहीं जानते साथियों। विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाती है, और भाषा की सूक्ष्म इकाई जो होती है साथियों, वह ध्वनि होती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सूक्ष्म इकाई क्या है, अर्थ के आधार पर अगर भाषा की सूक्ष्म इकाई पूछा जाए, तो अर्थ के आधार पर साथियों भाषा की सूक्ष्म इकाई शब्द होती है। क्योंकि भाषा की जो अर्थ के आधार पर सूक्ष्म इकाई वह शब्द है। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए कोई भी टीचर आकर के अगर यहाँ संस्कृत लिखे साथियों, तो आप ये समझ जाओगे कि ये टीचर हमें संस्कृत पढ़ाएगा, संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाएगा। अगर कोई यहाँ अंग्रेजी शब्द लिखे, इंग्लिश में लिख दे, या अंग्रेजी शब्द इस प्रकार से लिखे, तो वो हम जान लेंगे कि भाई इंग्लिश पढ़ाएगा। जैसे मान लीजिए आपके साथ आप कहीं दूसरे क्षेत्र में गए, दूसरे शहर में गए, आपके सामने कोई मारवाड़ी बोलने वाला व्यक्ति है, या कोई यूं कहें कि विदेशी व्यक्ति है, अगर वह इंग्लिश का एक वर्ड बोलता है तो आपके जहन में बैठेगा कि भाई साहब ये तो अंग्रेजी बोलता है। एक शब्द से आप पहचान कर लेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर जो बड़ी इकाई है वह शब्द है साथियों, सॉरी सूक्ष्म इकाई है वह शब्द है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, भाषा की बड़ी इकाई क्या है, तो देखिए भाषा की जो बड़ी इकाई है ना साथियों, वह वाक्य है साथियों। भाषा की बड़ी इकाई क्या है? वाक्य है। क्योंकि आप जो भी भाषा बोलते हैं साथियों, वह वाक्य के माध्यम से बोलते हैं। आप देखिए, आप किसी से बात कर रहे हैं कि मैं घर जा रहा हूं, ये साथियों वाक्य है। आज मेरा मन नहीं लग रहा, ये भी वाक्य है साथियों। और वाक्य से ही आपकी भाषा में सुगमता आती है साथियों, मधुरता आती है। और जब आप वाक्य में बोलते हैं तो भाषा का स्वरूप वह शुद्ध माना जाता है, ऐसा हमारी व्याकरण दृष्टि में बताया गया है। तो भाषा की बड़ी इकाई क्या है साथियों? वाक्य है। अब देखिए साथियों, हमसे कहा जाता है, बड़ी सिंपल सी बात है कि कहा जाएगा कि भाषा के अंग कितने हैं, भाषा के अंग कितने हैं, भाषा के घटक कितने हैं, तो भाषा के 3 अंग है साथियों। कितने अंग है? 3 अंग सा है साथियों। सबसे पहला अंग जो साथियों वो आता है, वो है मौखिक अंग। भाषा का सबसे पहला अंग है मौखिक अंग। क्योंकि हम जो भाषा बोलते हैं साथियों, मौखिक स्वरूप से बोलते हैं, हमारे मातृभाषा के रूप में, हमारी यूं कह सकें कि बोली के रूप में हम मौखिक रूप में व्यक्त करते हैं। अतः भाषा का सबसे पहला अंग है। क्योंकि और ये बात भी सत्य है साथियों कि जो आप बोलते हैं साथियों वह शुद्ध है, अशुद्ध है, इसका ज्ञान हमने ना ही हमें किसी ने करवाया है, ना ही हम जानते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसका अध्ययन करते हैं, व्याकरण के माध्यम से इसको जानते हैं साथियों, तब हम ये जान पाते हैं कि कहां हम अशुद्ध बोल रहे हैं, कहां शुद्ध बोल रहे हैं। अब बताइए, आप घर पे अगर हिंदी बोलते हैं, जैसे शहरी क्षेत्र के लोग जो होते हैं हिंदी बोलते हैं, नॉर्मल बात है, क्या उन्हें कभी बताया गया है कि वह संज्ञा बोल रहा है, कि वह सर्वनाम बोल रहा है, कि वह क्रिया बोल रहा है, भाई इसमें अकर्मक है, भाई इसमें सकर्मक है? क्या कभी बताया गया? नहीं बताया गया। जैसा अपने पिता से, जैसा अपने परिवार के व्यक्तियों से सुना, वैसे ही बच्चा आपके सामने हिंदी भाषा बोलने लगेगा। तो कहने का भाव अर्थ है साथियों कि भाषा का जो पहला अंग होता है वह मौखिक अंग ही है साथियों। दूसरा अंग है जो साथियों वह है लिखित अंग। और लिखित अंग कब कंप्लीट होता है साथियों? जब आप
विद्यालय में, गुरुकुल में, पाठशाला में जाकर गुरुजी के सानिध्य में अध्ययन करते हैं, तब आपको व्याकरण का बोध होता है, तब आप भाषा को लिखित रूप देते हैं। और लिखित अंग जो होता है साथियों, जिसमें हम भाषा को एक लिपि के माध्यम से बताते हैं साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भाषा होगी तो उसे लिखा भी जाएगा। भाषा वही जिसे लिखा जाए। तो अपन बात कर रहे हैं कि भाषा का तीसरा अंग है, लिखित अंग है, और सॉरी दूसरा अंग लिखित अंग है, और तीसरा जो अंग है साथियों वह भाषा का है संकेत। संकेत जैसे अगर किसी को शारीरिक मानसिक विकृति है, शारीरिक विकृति है, तो वह अपनी बात जो है साथियों वह संकेत के माध्यम से प्रकट करता है। ये संकेत अंग है। इस संकेत के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अंदर से साथियों प्रत्येक बार क्वेश्चन आता है। देखिए पहले हमने बात की थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि है। बहुत जगह है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब वो वर्ण और ध्वनि में कैसे अंतर रहता है? देखिए साथियों, जब आप भाषा को बोलते हैं, जब आप भाषा को बोलते हैं साथियों, मौखिक स्वरूप में बोलते हैं, तब आपको पता है कि भाषा की सूक्ष्म इकाई जो होती है साथियों ध्वनि रहती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसको समझिए। भाषा के मौखिक स्वरूप की सूक्ष्म इकाई क्या है? तो साथियों ध्वनि है। अगर आपसे कहा जाए कि भाषा के लिखित स्वरूप की सूक्ष्म इकाई क्या है, देखिए साथियों बड़ी एक सुंदर बात है कि भाषा के लिखित स्वरूप की सूक्ष्म इकाई क्या है। तो ध्यान देना, भाषा के लिखित स्वरूप की सूक्ष्म इकाई वर्ण है। ये दी बेस्ट क्वेश्चन है साथियों। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है कि भाषा की लिखित स्वरूप की सूक्ष्म इकाई क्या है? तो वर्ण है। क्योंकि जो आप लिखते हैं साथियों, उसको हम वर्ण के माध्यम से तो लिखते हैं। आप शुरुआत कहां से करते हैं? वर्ण से करते हैं। वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से पद, और पदों का जो व्यवस्थित क्रम होता है साथियों वाक्य होता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखित स्वरूप की सूक्ष्म इकाई क्या है? वर्ण। लेकिन भाषा के मौखिक स्वरूप की सूक्ष्म इकाई ध्वनि है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भाषा के तीसरे अंग की सूक्ष्म इकाई नहीं रहती साथियों, यहां सांकेतिक भाव रहता है। यहां क्या रहता है साथियों? सांकेतिक भाव रहता है। इस बात को समझना है साथियों। यहां तीसरे अंग का जो भाव रहता है साथियों वह सांकेतिक अंग रहता है। क्योंकि आप संकेत करेंगे तो साथियों वह किस किस माध्यम से करेंगे? देखिए अब संकेत जो है साथियों वह किस किस माध्यम से होगा? सबसे पहला जो है साथियों किसके माध्यम से होगा? चित्र के माध्यम से। दूसरा जो संकेत होगा साथियों वह किसके माध्यम से होगा? रंग, कलर के माध्यम से। तीसरा जो संकेत होगा साथियों वह किसके माध्यम से होगा? हाव भाव के माध्यम से। ठीक है। और चौथा जो साथियों वह आपको पता है कि किसके माध्यम से होगा? जैसे पक्षियों का चहचहाना है ना? पक्षियों का चहचहाना है ना? पशु का, गाय का, कुत्ते का, इनके अलग अलग आवाजें हैं साथियों, ये भी एक संकेत प्रकट करते हैं। उनके समुदाय के लिए भाषा जरूर होगी साथियों, लेकिन एक मनुष्य समुदाय के लिए वह केवल संकेत है, उससे भाषा नहीं मान सकता हो। तो सबसे पहली बात, संकेत जो अंग है भाषा का तीसरा अंग है, उसमें चित्र कैसे काम करता है साथियों? देखिए साथियों, आप जब भी रोड से निकलते हैं, जब भी आप रोड पे चलते हैं, तो अगर स्कूल आएगा ना साथियों, तो वहां रोड पर लगा हुआ बोर्ड है, तो बच्चों को दौड़ता हुआ दिखाएगा। उनके पास बैग होगा,
उनके ड्रेस का शेड्यूल बना दिखाया जाएगा। यानी उस चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है साथियों कि यहाँ विद्यालय है। आप थोड़ा आगे जाएंगे, किसी हॉस्पिटल है तो वहां प्लस का निशान होगा साथियों, आप चित्र से जान पाएंगे साथियों। आपने देखा होगा बहुत बार, आप जब टी रोड पर जाते हैं, यानी आप जैसे लिंक रोड से मेन रोड पे जाते हैं, तो वहां 3 एरो होते हैं साथियों। एक लिंक रोड की तरफ होता है, 2 दाएं बाएं होते हैं। वह भी साथियों एक चित्र ही है जो संकेत बताता है कि आगे मेन रोड है। फिर आपको पता है साथियों कि रंग कैसे, जैसे आप साथियों रोड पे चलते हैं तो आपको पता है रेड लाइट आती है और ग्रीन लाइट आती है, येलो आती है, और कलर के माध्यम से आपको पता है, वहां को चिल्ला के नहीं कहेगा, वो कलर के माध्यम से होगा साथियों। उसके बाद में बात करें हाव भाव से, हाव भाव से कैसे साथियों, आप रोड पे चल रहे हैं, देखिए आप रोड पे चल रहे हैं, आपका परिचित व्यक्ति सामने उसी रोड से आ रहा है लेकिन वो दूसरी साइड में है, आपने थोड़े से बोहे ऊपर किए, उस सामने वाले ने भी बोहे ऊपर किए, आप दोनों ने एक दूसरे का हालचाल जान लिया। आपने एक दूसरे के हाव भाव से अपने विचारों को रख लिया कि आप भी ठीक हैं, सामने वाला कहा और मैं भी ठीक। जैसे मूकबधिर व्यक्ति जो होते हैं वे बातें, अपनी बातें किस माध्यम से प्रकट करते हैं, हाव भाव के माध्यम से। और लास्ट में जो है चहचहाना, हमारे घर पे जो माता होती है ना साथियों, हमारे गाय या भैंस या जो भी हमारे घर पर जो पशु है, उनकी आवाज से पहचान लेती है साथियों कि वह क्या कह रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा जब अपनी प्यासा होता है, भूखा होता है, या उसे कहीं दर्द है साथियों, तो वह अपने रोने के भाव से माता उसके भाव को समझ जाती है। साथियों तो इसमें आज की बात हमने ये जानी, हमने क्या क्या जाना साथियों, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हमने क्या जाना है, सबसे पहली बात है कि हमारी जो आसान एसआई के अंदर हिंदी का जो विषय रहता है उसके बारे में हमने जाना है। सबसे पहली बात हमने भाषा के विषय को जाना है कि भाषा क्या है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है साथियों, भास धातु से हुई है। अब भास धातु, धातु यानी संस्कृत शब्द है, अतः भास शब्द कहां से आया है, संस्कृत भाषा से आया है। ये बात हमारी क्लियर हो गई साथियों। अब चूंकि बात करें कि भास का अर्थ क्या है, भास जो है इसका अर्थ क्या है, तो भास का अर्थ विचार है साथियों। उसके बाद में हमने बात की कि विचार जो कि भाष शब्द की उत्पत्ति है या भाष से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात भाष का अर्थ क्या है, विचार, और विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है साथियों, भाषा कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, भाषा। और अगर हम बात करें कि विचारों की इकाई क्या है, तो ध्वन्यात्मक है, अर्थात विचार सुनाई नहीं देते। अगर सोचिए विचार सुनाई दे, काम नहीं व्याधि हो जैसी। साथियों विचार ध्वन्यात्मक है। और विचार की सूक्ष्म इकाई क्या है, विचार किसकी सूक्ष्म इकाई है, मन की। और अगर हम बात करें कि जो भाषा है इसकी सूक्ष्म इकाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भाषा की सूक्ष्म इकाई क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाषा की सूक्ष्म इकाई है वह ध्वनि है। और अर्थ के आधार पर सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, शब्द। और उसके बाद में भाषा की बड़ी इकाई क्या है, तो वाक्य है। और भाषा के अंग कितने हैं, 3 अंग हैं साथियों। वह 3 अंग कौन से हैं, सबसे पहला मौखिक अंग जिसकी सूक्ष्म इकाई ध्वनि है, और दूसरा है लिखित अंग जिसकी सूक्ष्म इकाई वर्ण है, और तीसरा है संकेत जिसकी सूक्ष्म जो इकाई न कह करके स्वरूप कह सकते हैं, इसलिए इसका स्वरूप जो रहता है वो सांकेतिक स्वरूप रहता है, जिसको सांकेतिक अंग कहा गया है। अब संकेत जो है साथियों वो 4 रूपों में रहता है। सबसे पहला किस रूप में रहता है साथियों, चित्र के रूप में।
आपको पता है आज आजकल आप जो व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं, फेसबुक से मैसेज करते हैं, इमोजी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो आप चित्र के माध्यम से तो करते हैं साथियों। उसमें हंसने का होगा, रोने का होगा, मायूस का होगा, संवेदना प्रकट करने का होगा। कलर के माध्यम से ही संकेत प्रकट होता है साथियों, जैसा कि रेड लाइट एरिया होता है, जैसे हाव भाव से आप जान सकते हैं साथियों। दूसरा, तीसरी बात, चौथी बात लास्ट में है, चहचहाना, गुर्राना, जैसे पक्षी, पशु पक्षियों की आवाजों से अपन जान सकते हैं। तो कल की क्लास में हम ये जानेंगे कि जो भाषा है, ये भाषा शब्द जो है, इसमें भाषा की कौन सी भाषा को मान्यता मिली है और कब मिली है, हिंदी शब्द आया कहां से, किस भाषा से लिया गया है, ये सब विषय कल की क्लास में हम जानेंगे। आज के लिए धन्यवाद।